हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगला हमारा टॉपिक है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी मतलब कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर में कोई मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, उसके कारण जो उसकी कंडक्टिविटी है उसको हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की मोबिलिटी उसमें रहने वाले जो मोशन में जो चार्जेस होते हैं उसके कारण यहाँ पर उसकी कंडक्टिविटी कही गई है। जैसे कि हम लोग मान लें कि कंडक्टर कंडक्टर में जो भी हमें जो कंडक्टिविटी मिलती है, राइट, वो मिलती है उसके मोशन में रहने वाले चार्जेस के कारण। और मोशन में रहने वाला चार्ज है बेसिकली, और वो है इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मोशन में होने की वजह से उसको हम लोग मोबाइल चार्ज कैरियर बोलेंगे, और उसकी वजह से ही उसकी कंडक्टिविटी मिल रही है, उसकी ही वजह से उसमें से करंट फ्लो हो सकता है, राइट। मान लो कि हमारे पास आयोनाइज्ड गैस है, राइट। तो आयोनाइज्ड गैस में पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन दोनों के कारण कंडक्टिविटी मिलती है। तो वहाँ पर मोबाइल चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयंस होंगे। जैसे कि अब इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जिससे सेल मतलब के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टेडी इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से मिलने वाली कंडक्टिविटी उसको मोबिलिटी बोलेंगे, राइट। तो मोबिलिटी उसको पहले तो हम लोग म्यू जो सिंबल है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। और मोबिलिटी और कुछ भी नहीं, वो एक ड्रिफ्ट वेग का यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैं ड्रिफ्ट वेग का मैग्नीट्यूड लूँ तो उसको हम लोग मोबिलिटी बोलेंगे। मतलब मोबिलिटी की फॉर्मूला होगी म्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब हमने लास्ट टाइम एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूला थी वो हमने डिराइव की थी, दैट इज ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास, राइट। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, राइट, उसको हम लोग रखेंगे, बट उससे पहले हमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की दूसरी फॉर्मूला है एक्सेलरेशन के फॉर्म में, वो हमें ध्यान में रखनी है, और वो है वी डी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। अब ये जो फॉर्मूला है उसको हम लोग इस फॉर्मूला में रखेंगे, राइट। तो वहाँ पर वी डी की नई फॉर्मूला हमें मिलेगी। तो वी डी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की फॉर्मूला रखेंगे तो ई इंटू टाउ अपॉन एम। तो ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला, राइट। अब मैं यहाँ पर मोबिलिटी मोबिलिटी की फॉर्मूला यहाँ पर रखूँगा। तो वी डी की फॉर्मूला, अब मेन फॉर्मूला कौन सी फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू, अब उसको यहाँ पर रखने के कारण यहाँ पर मिलेगा ई टाउ अपॉन एम इंटू ई, राइट। तो यहाँ पर ई कैंसिल हो जाएगा, तो ई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अब फॉर्मूला रहेगी, वो होगी ई इंटू टाउ अपॉन एम। तो ये हो जाएगी मोबिलिटी की फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पर जो टाउ है वो हम लोग जानते हैं क्या है वो। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन्स होते हैं उन कंसेक्यूटिव कॉलिजन्स के बीच जो टाइम बचता है वो एवरेज टाइम है, उसको हम लोग टाउ बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिमिटेशंस। तो बेसिकली जो ओम्स लॉ है वो बहुत ही वेरियस फॉर्म में यहाँ पर है, बट यहाँ पर अगर उसकी बात की जाए, राइट, तो
ओम्स लॉ में उसका अगर बेसिक लॉ देखा जाए तो वो है पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे सर्किट में करंट भी बढ़ेगा। बट जब कभी भी V इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि जब कोई भी V I के प्रोपोर्शन में नहीं होगा तब क्या होगा, तो V इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू I, तब हमारे पास जो वोल्टेज वर्सेस आई का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से कर्व्ड मिलेगा। यहाँ पर थोड़े टाइम तक तो वो स्ट्रेट है बट आगे जाके वो कर्व मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर ग्राफ कर्व्ड मिले तो तुरंत पूरा ग्राफ यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर अगर सेकंड लिमिटेशन देखी जाए तो V और I के बीच जो रिलेशन है वो V के साइन पे डिपेंडेंट है, राइट। मतलब कि V का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा I के रिलेटेड, मतलब जो भी I का अगर वैल्यू होगा उसके रिलेटेड V का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, राइट। अब मान लीजिए कि V की मतलब कि वोल्टेज की वैल्यू में कांस्टेंट रख के फिर जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज करवाता हूँ, राइट। बट यहाँ पर करंट कभी भी उल्टी डायरेक्शन में नहीं बह पाता। अगर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है तो करंट कभी भी उल्टी डायरेक्शन में नहीं बह सकता। बट डायोड में ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि करंट आगे तो वैसे वैसे बढ़ता है वोल्टेज के साथ बट वो भी नॉन लीनियर वे में है। तो यहाँ पर भी ओम्स लॉ तो फॉलो हो ही नहीं रहा। बट फिर भी अगर हम लोग यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को उल्टाते हैं तो वोल्टेज हमें वापस दूसरी डायरेक्शन का भी मिलता है, वो भी अलग कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी वहाँ पर कर्व्ड मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ कहाँ पर देखने को मिलती है, ये चीज़ बेसिकली हमें डायोड्स में देखने को मिलती है। और डायोड्स आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, राइट। तो सेमीकंडक्टर में हमें ओम्स लॉ कभी भी फॉलो होता हुआ नहीं दिखेगा। फिर आते हैं थर्ड में। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक ग्राफ है V वर्सेस I का। अब यहाँ पर I की वैल्यू अगर करंट की बात करें तो करंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए, मतलब कि करंट हमें एज इट इज़ यहाँ पर मिल रहा है, राइट, इस तरीके से। तो करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ यहाँ पर चेंज हो रहे हैं बट यहाँ पर हमें सेम करंट के लिए, राइट, मान लीजिए कि अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है तो वोल्टेज की यहाँ पर दो वैल्यू मिलेगी सेम करंट के लिए। मान लीजिए कि एक पॉइंट है हमारा यहाँ पर और दूसरा पॉइंट उसके सामने होगा, राइट। तो यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास दो है बट करंट की वैल्यू सिर्फ एक ही है। तो एक ही करंट की वैल्यू के लिए दो वोल्टेज, दो अलग अलग वोल्टेज मिल रहे हैं, राइट। करंट की वैल्यू एक ही है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ओम्स लॉ के ग्राफ में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट है वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल है कि ये कौन सा सब्सटेंस ऐसा फॉलो करता है नॉन ओमिक ग्राफ, तो वो है गैलियम, राइट, आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर है। तो वो यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता क्योंकि एक करंट की वैल्यू के लिए यहाँ पर दो वोल्टेजेस की वैल्यू मिल रही है, राइट। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। तो वेरियस मटेरियल्स के यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग मटेरियल में तो पहला है कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, राइट। तो मान लीजिए कि पहले हम लोग कंडक्टर्स की बात करें। कंडक्टर्स के अंदर कौन से मटेरियल्स आते हैं, तो कंडक्टर्स के अंदर आते हैं मेटल्स। तो मेटल्स के यहाँ पर रेजिस्टिविटी की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि मेटल्स
आर गुड कंडक्टर्स, तो ऑब्वियसली उनकी रेजिस्टिविटी जो है बहुत ही कम होगी। तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी होती है 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर टू 10⁻�6 ओम इंटू मीटर, राइट। तो बहुत ही कम रेजिस्टिविटी है, और यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी, राइट। मेटल्स की अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो उसमें आता है कॉपर, सिल्वर, जितने भी मेटल्स है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टील, राइट। अब हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स की यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर से ज़्यादा होगी बट इंसुलेटर से कम होगी, राइट। तो कंडक्टर से ज़्यादा रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर से कम, तो दोनों के बीच जिसकी रेजिस्टिविटी है और कंडक्टिविटी है उसको हम लोग सेमी कंडक्टर्स बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होगी बट इंसुलेटर से ज़्यादा होगी। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। दूसरी कि अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूँ, इंसुलेटर्स में इस फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से मटेरियल आते हैं, तो उसमें आते हैं रबर, राइट, वुड, तो ये सारे इंसुलेटर्स है। अगर उसकी रेजिस्टिविटी की बात करें तो वो बहुत ही हाई होगी, और वो लगभग 10⁻18 टाइम्स और उससे भी ज़्यादा हो सकती है, राइट। तो ये थी इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो भी रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ भी यहाँ पर कुछ रेजिस्टिविटी चेंज होती है। और वो कैसे, मान लीजिए कि मेरे पास कंडक्टर है, तो कंडक्टर में एक मेटल है, मेटल का मैं टेम्परेचर राइज करता हूँ तो वहाँ पर उसकी जो रेजिस्टिविटी है, राइट, वो भी इंक्रीज होती है। बट सेम वे में अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो सेमीकंडक्टर की यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी की बात होगी तो वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ होती है, राइट। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कंडक्टर में विद द राइज ऑफ टेम्परेचर जो रेजिस्टिविटी है, राइट, वो इंक्रीज़ होती है, बट सेमीकंडक्टर में विद द टेम्परेचर वो डिक्रीज़ होती है। तो उसके लिए हमने एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक कॉन्सेप्ट लिया है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा होगा तो मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए कि कॉपर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही मैं कॉपर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा वैसे ही जो कॉपर है वो ज़्यादा हीट, मतलब कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। तो टेम्परेचर का थोड़ा सा मैं, बट मान लीजिए कि जिसका कोएफिशिएंट कम है उसका अगर मैं सेम टेम्परेचर राइज करता हूँ, सेम हीट देता हूँ जो कि मैंने कॉपर को दी थी, तो वो इतना रेजिस्टिविटी उसका बढ़ेगा नहीं कॉपर के कंपैरिजन में। तो ये डिपेंड होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पे। ओके, अब इसी को कंपैरिजन करता एक टेबल दिया गया है, सारे मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी है और वो मटेरियल्स की टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, मतलब कि सारे मटेरियल्स टेम्परेचर पे कैसे इफ़ेक्ट देते हैं रेजिस्टिविटी पे, वो दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हो कि कंडक्टर्स में सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी अगर है तो वो है नाइक्रोम। नाइक्रोम एक एलॉय है, राइट। तो उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है कंडक्टर्स वाले में। और अगर कोएफिशिएंट की बात की जाए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की, तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब कि कॉपर में। तो कॉपर को अगर
एक कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिया जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। बट उसी वे में अगर मैं नाइक्रोम को कुछ सेम अमाउंट ऑफ हीट दूंगा जो कि मैंने कॉपर को दी थी, तो वो उसकी रेजिस्टिविटी कम बढ़ाएगा क्योंकि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम है, राइट। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी रेजिस्टिविटी है तो वो है सिलिकॉन की, और सबसे कम है कार्बन की, राइट। और कोएफिशिएंट आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारे ही नेगेटिव है। तो नेगेटिव वैल्यू क्यों, नेगेटिव वैल्यू क्या यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है? तो नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट कि यहाँ पर जो सब्सटेंसेस है अगर उसका हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उल्टी उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है, इसीलिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टिविटी यहाँ पर नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होगी, अगर नेगेटिव है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। फिर इंसुलेटर्स हैं, तो इंसुलेटर्स में तो रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा है यहाँ पर लास्ट फ्यूज्ड क्वार्ट्ज दिया गया है। फ्यूज क्वार्ट्ज वो है 10⁻16 जितनी उसकी रेजिस्टिविटी दी गई है यहाँ पर। अब बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो रेजिस्टेंसेस यूज़ करते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहले तो है वायर वाउंड रेजिस्टर्स एंड दूसरा है कार्बन रेजिस्टर्स, राइट। तो यहाँ पर जो वायर वाउंड रेजिस्टर्स हैं उसमें आता है मैंगनीन, कांस्टेंटन, नाइक्रोम, राइट। वो सारे एलॉयज से बनता है। तो उस एलॉयज को हमने एक तार से बांध देना है। यहाँ पर जो दूसरा रेजिस्टेंस है, राइट, कार्बन रेजिस्टेंस, उसका हम लोग बहुत ही यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। जैसे कि आपने सीपीयू में भी ये इस टाइप का रेजिस्टेंस बहुत बार देखा होगा। ये एक्चुअली रेजिस्टेंस क्रीम कलर का होता है और उस पर अलग अलग कलर्स की ऐसे अलग अलग कलर्स ऊपर ड्रॉ किए हुए होते हैं, जैसे कि उनकी लाइनिंग्स होती है अलग अलग कलर्स की। तो ये बहुत ही छोटे होते हैं पहले तो, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा यूसेज हम लोग उसका कर सकते हैं, राइट। तो ज़्यादा तरीके के इन टाइप ऑफ हम लोग रेजिस्टेंस का सीपीयू में या फिर कोई ग्रीन चिप में यूज़ करते हैं। अब बेसिकली इस इन रेजिस्टेंस के ऊपर ये कलर्स यहाँ पर ड्रॉ किए हुए होते हैं। तो कलर के मदद से हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये पूरा टेबल दिया गया है कि कलर की मदद से वैल्यू को कैसे फाइंड करें, राइट। तो वैल्यू को फाइंड करने के लिए मान लीजिए कि हमें पहले तो टेबल फॉर्म कर देना है। तो पहले टेबल को फॉर्म करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इनके जो भी फर्स्ट लेटर है उनको याद रख लेना है। तो यहाँ पर मैं ये ट्रिक बताता हूँ। तो ट्रिक में पहला जो है बी है, फिर बी है, बीबी रॉय। तो इनको बोलना है बीबी रॉय गोज़ टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया टू गेट गोल्ड एंड सिल्वर। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। फर्स्ट लेटर लेना है, बी रॉय गोज़ टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया टू गेट गोल्ड एंड सिल्वर, और लास्ट में ये याद रख लेना है नो कलर, राइट। तो ये टेबल आपका बन जाएगा। पहले ब्लैक ब्राउन, ये चीज़ भी याद रखनी है कि पहले आप ब्राउन ना लिख लो, पहले ब्लैक आता है फिर ब्राउन आता है और फिर थर्ड बी में ब्लू आता है, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर हमें नंबर्स लिख लेने हैं। ब्लैक के सामने जो फर्स्ट है उसके सामने 0 to 9 तक नंबर्स लिख लिए, राइट। फिर उसके मल्टीप्लायर्स लिख लेने हैं। मल्टीप्लायर्स में मैं यहाँ पर एक की जगह पर 10⁻0 लिख सकता हूँ। 10⁻0 मतलब एक ही होगा, राइट। तो याद रखने के लिए 10⁻0 हम लोग लिख सकते हैं, बट उसकी वैल्यू तो एक ही रहेगी। फिर 10⁻1 टिल 10⁻9 तक एज इट इज़ रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ही 10⁻9 ख़त्म हो जाएगा उसके बाद 10⁻−1 और -2 ये दोनों लिख लेना है। तो नो कलर में यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, बट सिल्वर तक यहाँ पर 10⁻2 बन जाएगा। और फिर टॉलरेंस में सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और नो कलर का ही टॉलरेंस आएगा, राइट। गोल्ड, सिल्वर
और नो कलर का ही यहाँ पर टॉलरेंस आएगा। अब मैं यहाँ पर जो हमें एग्जांपल दिया गया है उसका मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ कि ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। इस रेजिस्टेंस में अलग अलग यहाँ पर कलर्स ड्रॉ किए गए हैं, राइट। तो इसकी रेजिस्टेंस अब हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहला है येलो, येलो मतलब कि 4, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4। फिर सेकंड है यहाँ पर वायलेट। तो वायलेट में भी अभी भी हमें नंबर पर ही टिके रहना है, 2 बार हमें नंबर्स लिखने हैं और फिर आगे जाके मल्टीप्लायर्स आएंगे। तो वायलेट में क्या है, 7 है, 7, राइट। फिर मल्टीप्लायर्स आएगा इसलिए इनटू। अब थर्ड कौन सा है, ब्राउन। ब्राउन कहाँ पर है, यहाँ पर। अब हमें जाना है मल्टीप्लायर पे, वो है 10⁻1। तो यहाँ पर 10⁻1, राइट। और फिर लास्ट वाला क्या है, गोल्ड है। तो गोल्ड है इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, तो 10⁻1। सॉरी, गोल्ड में यहाँ पर टॉलरेंस में जाना है तो वो है 5। तो यहाँ पर हमें 5 को कैसे लिखना है, ±5 ओम, राइट। तो ये हमारी पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये ±5% है और फिर हमें ओम लिखना है। तो ये हो गया ±5 ओम, राइट। ओके। अब मैं यहाँ पर दूसरी एक वैल्यू ड्रॉ करूँगा, उसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये कलर्स दिए गए हैं इस रेजिस्टेंस पे, राइट। तो इस कलर के कारण जो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो यहाँ पर वो वैल्यू लिख लेते हैं। तो पहला जो कलर है वो है रेड। तो रेड कलर मतलब कि यहाँ पर कितनी इसकी वैल्यू है, 2 है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R = 2। फिर दूसरा कलर है वो है ब्लू कलर। ब्लू कलर फिर से हमें जाना है यहाँ पर, फिर से नंबर्स ही आएगा और 6 लिखना है। अब हमें जाना है आगे। आगे क्या है, मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड कलर कौन सा है, ब्लैक। ब्लैक कलर में 1 वैल्यू है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर यहाँ पर चौथा कलर ही नहीं है। चौथा कलर नहीं है इसका मतलब नो कलर है। नो कलर मतलब कि यहाँ पर जो टॉलरेंस है वो है ±20% और ये होगी हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू, राइट। तो इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपको ऐसा पूछा जाए कि वैल्यू पर से आप हमें कलर कोड दीजिए कि पहला कलर कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो उस हिसाब से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, राइट। इस वैल्यू पर से मुझे कलर कोड्स यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो पहला 5 है तो 5 यहाँ पर वो है ग्रीन कलर के लिए, राइट। तो ग्रीन कलर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला कलर है ग्रीन। फिर दूसरा है 6। 6 कलर कहाँ पर है, अभी भी मल्टीप्लायर में ही रहना है, वो है ब्लू। तो ब्लू कलर यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। तो ब्लू कलर वो आ जाएगा दूसरा कलर। फिर मल्टीप्लायर में जाना है, राइट। तो मल्टीप्लायर में है 10⁻7। 10⁻7 मतलब वायोलेट कलर है। तो वायोलेट कलर पे यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है। तो ये हो गया वायोलेट कलर, राइट। 3 कलर हो गए। अब फोर्थ में जो हमारे पास है वो है यहाँ पर 10%। तो 10% मतलब कि सिल्वर। सिल्वर कलर यहाँ पर आएगा, राइट। तो सिल्वर मैं यहाँ पर लिखूँगा क्योंकि सिल्वर कलर तो है नहीं हमारे पास। तो सिल्वर कलर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चौथा कलर सिल्वर है। तो ऐसे 4 कलर्स बन गए, राइट। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये जो टॉलरेंस है, तो बेसिकली ये टॉलरेंस वहाँ पर परसेंटेज के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर परसेंटेज और फिर ओम की यहाँ पर सिंबल होगी। तो यह इस तरीके से वैल्यू पर से हम लोग उसकी जो कलर कोड है वो भी यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है, राइट। तो जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। अलग अलग सब्सटेंस के टेम्परेचर कभी भी सेम
वे में एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। मतलब कि मान लीजिए कि कॉपर और सिल्वर ले लेते हैं, तो दोनों के ही कोएफिशिएंट अलग है, कोएफिशिएंट अगर अलग है तो दोनों की ही रेजिस्टिविटी बढ़ने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होगी। तो इसी वे में हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन लिखेंगे जो कि रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है उसके रिलेशन को यहाँ पर डिराइव करेगा। तो वो होगा रो टी। अब रो टी क्या है वो मैं यहाँ पर नीचे आपको समझाऊंगा। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। रो ओ ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी ओ। तो ये हो गया पूरी इक्वेशन। अब कभी भी टेम्परेचर का जिक्र होगा रेजिस्टिविटी के बारे में तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ करके उस टेम्परेचर पे मिलने वाली पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी फाइंड कर लेंगे, राइट। तो पहले अब बात करते हैं व्हाट इज़ रो टी। तो रो टी रेजिस्टिविटी है, वो है टी टेम्परेचर पे। तो टी टेम्परेचर पे मिलने वाली रेजिस्टिविटी, राइट। ओके, अब फिर आता है रो ओ। तो रो ओ अब हमें पता चल सकता है कि रो ओ मतलब कि रेफरेंस टेम्परेचर, राइट। रेफरेंस टेम्परेचर हम लोग यहाँ पर टी ओ को लेंगे। तो रेफरेंस टेम्परेचर टी ओ पर मिलने वाली रेजिस्टिविटी, राइट। उस टी ओ टाइम पे जो भी रेजिस्टिविटी होगी वो हमारा रो ओ होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर, सिंपल, राइट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो वो होगी अल्फ़ा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट। फिर टी मतलब जो भी टेम्परेचर हमें दिया गया है वो जिस टेम्परेचर पे हमें ये फाइंड करना है वो टेम्परेचर, और टी ओ अगेन वो होगा रेफरेंस टेम्परेचर। ओके, अब यहाँ पर हमें अलग अलग ग्राफ्स दिए गए हैं। तो पहला ग्राफ है वो है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, राइट। तो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है वो कॉपर के लिए है। कॉपर कैसे चेंज होता है एज अ फ्रॉम टेम्परेचर को अगर चेंज करेंगे तो वो रेजिस्टिविटी पे कैसे चेंज होगा, तो वो कुछ ऐसे चेंज होगा। मतलब कि वहाँ पर हमें कर्व्ड लाइन मिलेगी। मतलब कॉपर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी कंटिन्यूसली बढ़ेगी, राइट। और फिर एक मोड ऐसा आएगा कि एक टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब कि इस ग्राफ को हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोल सकते हैं। फिर आता है दूसरा ग्राफ जो कि नाइक्रोम के लिए लिया है। नाइक्रोम एक एलॉय है निकल, क्रोमियम और मैंगनीन का, राइट। तो वहाँ पर टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टिविटी वो स्लांटेड लाइन है, मतलब कि प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं रिलेशन लिखूँ तो रो इज़ प्रोपोर्शनल टू टी। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, राइट। और थर्ड ग्राफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर का ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है वो टोटली उल्टा बिहेव करती थी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती थी। तो यहाँ पर जो रिलेशन है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का वो कुछ इन्वर्स में है। तो इसीलिए अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी, राइट। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पर अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला है वो है रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, राइट। अब जो टाउ है वो क्या है, वो रिलैक्सेशन टाइम है। मतलब कि जो भी चार्ज है वो आगे जाके कोलाइड होगा फिर वापस कोलाइड होगा। तो दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन्स के बीच जो भी हमें टाइम मिलता है वो एवरेज टाइम को यहाँ पर टाउ बोलेंगे, राइट।
अगर रो यहाँ पर हमारी फॉर्मूला है m/n²τ, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंडक्टिविटी की फॉर्मूला है वो तो रो के रेसिप्रोकल है, तो सिग्मा हमारे पास हो जाएगी n²τ/m। तो ये हो जाएगी कंडक्टिविटी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेसिकली रो है वो रेजिस्टिविटी है, राइट। जो n है यहाँ पर स्मॉल n भी है, वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हैं, टाउ पता है हमें, राइट। अब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, वी नो दैट। मान लीजिए कंडक्टर है, उसका टेम्परेचर बढ़ाओ तो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास अभी ज़्यादा थर्मल एनर्जी आने से वो अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा, तो वहाँ पर स्पीड भी बढ़ जाएगी, राइट। अगर स्पीड इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी तो वहाँ पर कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा कोलाइड होता रहेगा। अगर कॉलिजन बढ़ जाएगी तो वहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर ये रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो गया तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज़ हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, राइट। बट यहाँ की अगर बात करें तो ये टाउ अगर डिक्रीज़ हुआ तो कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, राइट, क्योंकि रेजिस्टिविटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होने ही वाली है। अब दूसरी चीज़ की जो मेटल्स होती हैं वो मेटल्स में जो एन है वो टेम्परेचर पे खास डिपेंडेंट नहीं रखता है। एन क्या है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका टेम्परेचर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जो वो तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स है वो एज इट इज़ ही रहेगी, राइट। इसीलिए टेम्परेचर टाउ पे डिपेंड रखता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ डिक्रीज़ होगा, राइट। तो मान लीजिए कि अब हम लोग इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की बात करें, हमने सारी अभी तक कंडक्टर्स की ही बात की थी। अब इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने से एन इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जैसे टेम्परेचर मिलेगा वैसे वो फ्री होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर एन इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर बढ़ने से। तो वहाँ पर जो रिलैक्सेशन टाइम है उसको नलीफाई करने के लिए ये इनफ है। तो इस एन की इफ़ेक्ट इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में ज़्यादा होती है, तो इसीलिए वहाँ पर टेम्परेचर को अगर आप राइज़ करोगे, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो वहाँ पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में An electric toaster uses nichrome for its heating element. When a negligibly small current passes through it, its resistance at room temperature 27 degrees Celsius is found to be 75.3 ohm. When the toaster is connected to a 230 volt supply, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 ampere. What is the steady temperature of the nichrome element? The temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.7 into 10 to minus 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है जिसको गर्म करने के लिए हम लोग नाइक्रोम वायर का यूज़ करते हैं। अब जब उसमें हम लोग नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पास करवाते हैं, राइट, तो तब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसका जो रेजिस्टेंस है वो होगा 75.3 ओम, और जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस। अब जब टोस्टर में मैं 230 वोल्ट सप्लाई को वहाँ पर जोड़ता हूँ सोर्स के साथ, तब कुछ सेकंड के बाद जो वहाँ पर करंट मिलती है वो है 2.68, राइट। तो यहाँ पर जो नाइक्रोम वायर है उसका स्टेडी टेम्परेचर कितना होगा, और यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू दी गई है, राइट। तो पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि जब नाइक्रोम वायर में से जो करंट है वो नेग्लिजिबल है तो हम लोग वहाँ पर जो हीटिंग इफ़ेक्ट है उसको नेगलेक्ट मान सकते हैं, राइट। वायर का जो टेम्परेचर है वो T1
मतलब कि रूम टेम्परेचर जितना हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर मतलब कंडक्टर ही लिया है हमने नाइक्रोम वायर, तो वहाँ पर रूम टेम्परेचर जितने हैं उसका टेम्परेचर होगा। तो जब टोस्टर को हम लोग एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे, तब जो इनिशियल करंट होगा उसकी वैल्यू 2.68 से थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि इनिशियली उसको स्टार्टर मिल रहा है तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, राइट। बट जो करंट है वो हीटिंग इफेक्ट के कारण जो टेम्परेचर है, राइट, वो बढ़ेगा, क्योंकि करंट जब कभी भी किसी भी कंडक्टर से फ्लो होगा तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का, तो उस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होने की वजह से वहाँ पर उसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर बेसिकली करंट फ्लो होने से, राइट, उसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ओवरऑल जो करंट है, वापस हमें जो करंट मिलेगा उसका यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा, राइट। तो करंट थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा, तो इसीलिए थोड़ी सेकेंड्स में ही जो टेम्परेचर है नहीं बढ़ेगा, तब हमें स्टेडी स्टेट मिलेगी। और जो वायर का जो रेजिस्टेंस है और करंट है, उनका उन दोनों का ही वैल्यू हमें स्टेडी मिलेगा, राइट। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे, पहले तो रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास वोल्टेज और करंट है, तो रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, राइट। तो अब सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है, तो पहले वोल्टेज की वैल्यू है 230 अपॉन करंट की वैल्यू है 2.68। तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा वो होगा इज इक्वल टू 85.8 ओम। तो ये टोस्टर का रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस उसकी फॉर्मूला में यहाँ पर लिखूँगा, तो वो होगी आर डैश इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट टी डैश माइनस टी, राइट। तो अब हमें सारी वैल्यूज़ रख देनी है और टी डैश माइनस टी को सब्जेक्ट बना देना है, राइट। तो मैं पहले तो इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर लिखूँगा, तो वो क्या होगा, आर डैश इज इक्वल टू, आर को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आर प्लस अल्फ़ा इंटू आर ब्रैकेट टी डैश माइनस टी, राइट। तो अब ये जो आर है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड तो नई इक्वेशन हमें मिलेगी आर डैश माइनस आर, राइट, इज इक्वल टू अल्फ़ा आर टी डैश माइनस टी। अब टी डैश माइनस टी को सब्जेक्ट बना देना है, तो टी डैश माइनस टी को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे तो इज इक्वल टू अब आर डैश माइनस आर अपॉन अल्फ़ा आर। अब सारी वैल्यूज़ रख देते हैं, तो इज इक्वल टू आर डैश हमें कितना मिला था, तो वो है 85.8 माइनस 75.3, जो कि आर दिया गया है यहाँ पर, राइट। वो रेफरेंस टेम्परेचर पे आर दिया गया है, अपॉन आर और अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है यहाँ पर 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट, इंटू आर, आर यहाँ पर है 75.3। तो सारी वैल्यूज़ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू फिर आएगा 820 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें मिला टी डैश माइनस टी, हमें तो टी डैश फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला में जो माइनस टी है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो टी डैश इज इक्वल टू 820 प्लस टी, राइट। तो टी की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री, वो यहाँ पर रखेंगे, तो 820 प्लस 27, तो वो यहाँ पर हमें बेसिकली मिलेगा टी डैश इज इक्वल टू 847 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा टोटल टेम्परेचर है, राइट। तो अगर हम लोग वायर को गर्म करेंगे तो स्टेडी टेम्परेचर, राइट,
वो होगा 847 डिग्री सेल्सियस। अब स्टेडी टेम्परेचर मतलब कि जो करंट होगा उसके कारण जो हीट इफ़ेक्ट मिलेगी, उसके कारण जो एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी एनर्जी लॉस होगी, वो इक्विवेलेंट होगी, तब का ये टेम्परेचर है। क्योंकि हीटिंग इफ़ेक्ट मिलेगी वायर को, और वायर थोड़ा टेम्परेचर में भी थोड़ा सा हीट ट्रांसफ़र करेगी। उसके बाद जब पूरा टेम्परेचर स्टेडी होगा तब हमें ये इतना टेम्परेचर वायर का मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस thermometer at the ice point is 5 ohm and at steam point is 5.39 ohm. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. तो यहाँ पर पहले तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस, प्लेटिनम वायर लिया गया है, राइट। आइस पॉइंट मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। और स्टीम पॉइंट मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस है 5.23, राइट। यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पर आएगा 5.23। और जब कभी भी थर्मोमीटर को हम लोग अंदर डुबाएंगे तब प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस मिल रहा है 5.795। तो हमें यहाँ पर जो टेम्परेचर है 5.795 रेजिस्टेंस वाला जो टेम्परेचर है वो फाइंड करना है, राइट। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली वैल्यू से, तो वो है आर ओ। रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट वो है 5 ओम। फिर दूसरा रेजिस्टेंस जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम पॉइंट पे, तो उसकी वैल्यू है 5.23। और तीसरी वैल्यू है वो रैंडम टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, तो आर टी इज इक्वल टू 5.795 ओम, राइट। ओके, अब यहाँ पर मैं फिर से वो रेजिस्टेंस डिपेंडेंस वाली फार्मूला लिखूँगा। तो वो फार्मूला क्या है, आर टी, राइट, इज इक्वल टू आर ओ ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस 0, ये एक फार्मूला होगी। अब दूसरी फार्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, वो होगी आर टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आर 100 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा, राइट। अब यहाँ पर टी माइनस 100 आएगा। जो दूसरी फार्मूला में उसमें हम लोग रेफरेंस को ज़ीरो ही लेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आर 100, राइट, इज इक्वल टू, अगेन रेफरेंस को मैं ज़ीरो ही लेता हूँ, ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस 0। तो ये ज़्यादा इजी रहेगा टी फाइंड करने के लिए, राइट। तो अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन को अब हम लोग सिंप्लीफाई करें, तो पहले आर ओ दोनों में अंदर रख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, और फिर उसको सिंप्लीफाई करें तो पहली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आएगा आर टी माइनस आर ओ इज इक्वल टू आर ओ अल्फ़ा टी। और दूसरी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन थोड़ी चेंज होगी, वो होगी आर 100 माइनस आर ओ इज इक्वल टू आर ओ अल्फ़ा 100, राइट। अब दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लेते हैं, सो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो आर ओ अल्फ़ा कैंसल। अब टी को ही फाइंड करना है तो उसी को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर ओ अपॉन, यहाँ पर आएगा आर 100, राइट, माइनस आर ओ। और ये जो 100 है वो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन में गया, मतलब कि इंटू 100 आएगा यहाँ पर, राइट। अब सारी वैल्यूज़ रखेंगे, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू आर टी मतलब 5.795 माइनस आर ओ, राइट, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे
कितना रेजिस्टेंस है तो वो 5 है, अपॉन R100 तो वो 5.23 है, माइनस अगेन 5 इंटू 100, राइट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इज इक्वल टू 0.795 अपॉन 0.23 इंटू 100, राइट। तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन इसका आंसर होगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा टेम्परेचर होगा जो कि हॉट बाथ का टेम्परेचर है, राइट। इस टेम्परेचर पे प्लेटिनम का रेजिस्टेंस मिल रहा था 5.795 ओम।